हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 23 जुलाई 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनली जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट ओवर कवर द प्रोसीडिंग्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जुडिशियल रिव्यू जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोसीडिंग्स को कवर नहीं कर सकता। B. 44th Constitutional Amendment Act curtailed power of High Courts to judicial review। ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हाई कोर्ट के जो जुडिशियल रिव्यू के पावर है उसको कर्टेल किया गया था। थर्ड, द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फोर्थ, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज वाइडर देन यूएसए। तो चार में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? आंसर है इसका ए। जुडिशियल रिव्यू जो है उसके अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रोसीडिंग्स है उसको वो कवर नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशनली, यहां पे ये वर्ड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 212 ये उसके अंदर मेंशन किया गया है, हाई कोर्ट्स कैन नॉट कवर द प्रोसीडिंग्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो इस वजह से ये जुडिशियल रिव्यू का स्कोप जो है हाई कोर्ट का वो यहाँ पे कम किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनली। ठीक है, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सेकंड ऑप्शन जो है वो क्यों गलत होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट जो है वो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे उसका जो नंबर है वो गलत है। इट वॉज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट कर्टेल्ड पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रोविजन था, फिर उसको 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में रिस्टोर किया गया। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में काफी सारे ऐसे प्रोविजंस थे जिसको बाद में 43rd एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट में रिस्टोर किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत होगा, द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 13, ये गलत है क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू टर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं की गई। इट इज नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मतलब ये भी इनकरेक्ट है। एंड देन द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज वाइडर देन यूएसए, ये अंडरस्टैंडिंग पे जाता है आप, बिकॉज इन यूएसए द पॉलिटिकल सिस्टम फॉलोज प्रोसीजर सॉरी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो फॉलो किया जाता है। इंडिया के अंदर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो किया जाता है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो जानना जरूरी है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, जब कोई लॉ बनाया जाता है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा अथॉरिटी होती है अपने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करने के लिए एंड प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब कोई लॉ बनाया जाता है उसके बाद उसकी इफेक्ट क्या होगी, जो उसकी ड्यू प्रोसेस है वहां पे अगर कोई फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट होता है तो ऐसे लॉ नहीं बनेंगे, तो इसे कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंडियन सिस्टम में क्या है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ यही चेक करेगी कि वेदर इट इज अंडर द एम्बिट ऑफ द लॉ मेकिंग अथॉरिटी और नॉट। मतलब कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है तो क्या उसके पास ये लॉ बनाने की अथॉरिटी है या नहीं, बस यही चेक करती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। इसे ही कहते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। उसकी इंपैक्ट क्या होगी और वहां पे फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट होते हैं या नहीं, वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में कवर नहीं होता। तो मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो ऑपोजिट होगा। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन यूएसए इज वाइडर देन इंडिया। पर्टिकुलरली ये जो राजस्थान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, वहां पे जो स्पीकर है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की थी और ये आर्टिकल 212 को मेंशन किया था कि हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू करने के पावर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स? यूएवी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दीज आर कंट्रोल्ड ओनली बाय पायलट्स। एंड सेकंड, Rustam is an UAV unmanned aerial vehicle of India developed indigenously। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा।
आंसर इज बी, सेकंड ओनली। अब देखिए, इट कैन बी आइदर कंट्रोल्ड बाय पायलट्स, और कुछ ड्रोन्स जो है, यूएवी का दूसरा नाम है ड्रोन, तो कुछ ड्रोन्स जो है दे आर प्री प्रोग्राम, वहां पे पायलट्स की जरूरत नहीं होती। तो ऐसा कहना कि ओनली बाय पायलट्स, तो ये गलत होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है। रुस्तम का मतलब होता है वॉरियर, सो इट इज एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो रिसेंटली डीआरडीओ जो है वो डेवलप कर रही है। सो इट इज डेवलप्ड इंडिजिनसली बाय डीआरडीओ। तो आंसर होगा बी, सेकंड ओनली। अब इंडिया चाइना के बीच में जो एलएसी के ऊपर स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो वहां पे रिसेंटली 2 दिन पहले न्यूज आया थे कि इंडिया जो है वो बॉर्डर को सर्वेलेंस के लिए अनमैन्ड एरियन व्हीकल्स के यूज करेंगे, ठीक है। और फिर दोनों के बीच में अभी रिसेंटली जो न्यूज कवर हुआ था वहां पे ये डिसीजन लिया गया, दे विल नॉट अनमैन दे विल नॉट यूज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, नो इंडस्ट्रियल यूज ऑफ पैडी स्ट्रॉ लीड्स टू द इश्यू ऑफ स्टबल बर्निंग। सेकंड स्टेटमेंट, it is popular among the farmers as it is the cheapest available alternative. Third, both paddy and wheat harvesting season lead to air pollution in Delhi. तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर होगा बी, सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए यहां पे ये लिखा है कि पैडी स्ट्रॉ जो है, पैडी स्ट्रॉ का मतलब होता है कि जब पैडी कल्टीवेशन होता है, ठीक है, तो उसके हार्वेस्टिंग के बाद क्रॉप का जो हिस्सा बच जाता है उसे कहते हैं पैडी स्ट्रॉ। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि इसका कोई इंडस्ट्रियल यूज नहीं है और इस वजह से स्टबल बर्निंग का इश्यू जो है वो स्टार्ट होता है। एक्चुअली ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि पैडी स्ट्रॉ जो है उसमें से आप पावर जनरेट कर सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। और लास्ट ईयर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे दिल्ली एनसीआर के अंदर ऐसा ही एक पैडी स्ट्रॉ बेस्ड पावर प्लांट इनॉग्रेट किया गया था, तो मतलब कि इसका इंडस्ट्रियल यूज है। सो अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, आउट ऑफ 20 मिलियन टन पैडी स्ट्रॉ 2000 मेगावाट पावर कैन बी जनरेटेड, राइट। तो मतलब कि पावर जनरेशन में इसका इंडस्ट्रियल यूज है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज पॉपुलर अमंग द फार्मर्स एज इट इज द चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव, ये भी करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास या तो टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर टेक्नोलॉजी है तो वो सभी फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, सो ये सबसे चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव है। थर्ड, बोथ पैडी एंड व्हीट हार्वेस्टिंग। अब देखिए पैडी हार्वेस्टिंग का जो पीरियड है वो अक्टूबर नवंबर में होता है, एंड व्हीट हार्वेस्टिंग का पीरियड जो है वो अप्रैल एंड में होता है। तो ये दोनों सीजन ऐसी है कि जहां पे पॉल्यूशन का चांसेस जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर बढ़ जाता है, तो इस वजह से ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट होगा। तो आंसर होगा बी, सेकंड एंड थर्ड। अब रिसेंटली ये जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया था दिल्ली की मीटियोरोलॉजी के ऊपर, तो वहां पे ये सामने आया कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो स्टबल है उसके ऊपर कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन पंजाब की जो लास्ट पॉलिसी थी उसके अंदर ये मेंशन किया गया था कि व्हीट सोइंग की सीजन जो है वो फार्मर्स को स्टार्ट करनी होगी जून महीने से, ताकि ग्राउंड वाटर जो है उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना हो। अब मान लो कि अगर आप इंसेंटिव जो है वो लेट प्रोवाइड करेंगे, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड दे विल हैव टू बर्न दिस स्टबल, क्योंकि उनको अपने फील्ड्स जो है वो खाली करने पड़ेंगे, राइट। तो इस वजह से ये जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के बीच में दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि पंजाब के रीजन से दिल्ली एनसीआर जो है वो यहाँ पे है, तो विंड्स की वजह से दिल्ली एनसीआर के अंदर पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज होगा। और रिपोर्ट में ये डिस्कवर हुआ है कि नियरली 40% ऑफ द नियर सरफेस particulate matter 2.5 in Delhi in 2016 was responsible because of the Punjab, ठीक है। तो 2016 was the severest year for Delhi air pollution.
तो इस वजह से ये आर्टिकल जो है वो न्यूज में था। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंडियाज ऑयल बजीन्स? इंडिया के ऑयल बजीन्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट ऑयल फील्ड was discovered in the present state of Rajasthan. Second statement, first major oil field discovered after independence is located in the present state of Gujarat. Third, the oil field of Mumbai High covers highest part of India's oil production. तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। आंसर होगा बी, सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए, सबसे पहली ऑयल फील्ड जो है वो आसाम में डिस्कवर हुई थी, दैट इज दिग्बोई ऑयल फील्ड। दिग्बोई ऑयल फील्ड जो है वो आसाम में है, जो सबसे पहले कॉलोनियल टाइम पे बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट वो डिस्कवर हुई थी। तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब अगर आप एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे तो ये तीन स्टेटमेंट वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएंगे, तीन ऑप्शन, ठीक है। तो आंसर होगा बी। अब सेकंड जो है वो करेक्ट है, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1958 ऑयल फील्ड वाज डिस्कवर्ड इन अंकलेश्वर। अंकलेश्वर जो है वो कहां पे है? गुजरात में, ठीक है। इट वाज द मेजर ऑयल फील्ड डिस्कवर्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इवन आवर देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये भी कहा था, इट इज द फाउंटेन फॉर प्रॉस्पेरिटी। इट इज द फाउंटेन फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड भी करेक्ट है। मुंबई हाई जो है वो सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन करता है इंडिया के शहर के अंदर। तो अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो 1982 में मुंबई हाई का ऑयल प्रोडक्शन था 85 लाख टन, जो 1991-92 के अंदर इंक्रीज हुआ था 189 लाख टन। तो मतलब कि सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो मुंबई हाई फील्ड का है। अब रिसेंटली जो एनजीटी है, उन्होंने मिनिस्ट्री एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड, उनके ऊपर ये क्वेश्चंस किए थे कि आपने जो आसाम के अंदर नेशनल पार्क है, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, उसके अंदर कुछ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया था विदाउट एनवायरमेंटल क्लियरेंस, तो वो आपने कैसे अप्रूव किए? तो इस वजह से एनजीटी जो है, इट इज वेरी एक्टिव ट्रिब्यूनल nowadays and raising questions on central government and various PSUs. Question number 5, which of the following Indian project or scheme is fully or partially funded by World Bank? नीचे से कौन सी स्कीम ऐसी है कि जिसमें वर्ल्ड बैंक का फुल या फिर पार्शियल फंड है? फर्स्ट, अटल भूजल योजना। सेकंड, स्किल इंडिया मिशन। थर्ड, क्लीन इंडिया मिशन। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3, तीनों के अंदर वर्ल्ड बैंक का फंडिंग है। अटल भूजल योजना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको दिसंबर 2019 में लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज अ प्रोजेक्ट वर्थ ₹6,000 करोड़, जो ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है। ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन अलोंग विथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो इस वजह से ये योजना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। स्किल इंडिया मिशन, ओके, अटल भूजल योजना जो है उसके अंदर वर्ल्ड बैंक का फंड है $500 मिलियन, ठीक है। स्किल इंडिया मिशन के अंदर भी वर्ल्ड बैंक का फंड है $500 मिलियन। एंड क्लीन इंडिया मिशन, जिसे हम कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन, उसके अंदर वर्ल्ड बैंक का फंडिंग है $1,500 मिलियन। So all the three schemes are fully or partially funded by World Bank. So recently पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किए हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसके अंदर 70% फंडिंग जो है वो वर्ल्ड बैंक का होगा। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following pairs are matched correctly? First, Lonar Lake, a notified national geo-heritage monument. Second, Chilika Lake, it is Asia's largest saltwater lagoon. And third, Dal Lake, India's largest freshwater lake. तो चलिए देखते हैं कौन सी पैर जो है वो करेक्टली मैच की गई।
सो आंसर होगा ए 1 एंड 2। लोनार लेक जो है इट इज अ नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट जो लास्ट ईयर डिक्लेयर किया गया था। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट। ठीक है, इसे और भी नाम दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लोनार क्रैटर। ऐसा माना जाता है कि अराउंड 50,000 years ago the lake was created by a meteorite, right? और रिसेंटली लोनार लेक जो है वो न्यूज में था बिकॉज द कलर ऑफ द लेक हैज टर्न्ड इनटू पिंक, और साइंटिस्ट जो है वो इसकी खोज कर रहे हैं कि ये पिंक कलर क्यों बना। सेकेंड, चिल्का लेक, इट इज द एशियाज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून। ये करेक्ट है। लगून मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे ओशनिक वाटर है और यहाँ पे सैंड रिज है, तो अगर ओशनिक वाटर इंक्रीज होके यहाँ पे स्टोर होता है तो यहाँ पे जो लेक बनेगा उसे कहेंगे लगून। ठीक है। एंड थर्ड, दाल लेक, इट इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ये इनकरेक्ट है बिकॉज वुलर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, दोनों लेक जो है वो कश्मीर में प्रेजेंट है, लेकिन वुलर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, द कलर ऑफ लोनार लेक टर्न इनटू पिंक, और इस वजह से लोनार लेक जो है वो न्यूज में था। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, मिनिमम एज टू कंटेस्ट इलेक्शन टू पंचायत इज 18 years. Next, the powers and functions of gram sabhas are determined by state legislature. तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर होगा बी, सेकंड ओनली। मिनिमम एज जो है वो यहाँ पे गलत है, इट इज 21 years एंड नॉट 18 years। ठीक है, ग्राम सभा के इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एज चाहिए 21। एंड पावर्स एंड फंक्शंस जो है वो स्टेट लेजिस्लेटर असेंबली जो है वो डिटरमाइन करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इसलिए आंसर होगा बी, सेकंड ओनली। अब काफी सारे स्टेट के अंदर पंचायत के इलेक्शंस होने वाले थे, बट ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक ये इलेक्शंस जो है वो अरेंज नहीं हो पाए। तो ड्यूरिंग दिस टाइम जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि जो गवर्नमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनको ग्राम पंचायत के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहिए इन दिस इंटरिम पीरियड। फिर जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है तब जाके ये इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। सो इंटरिम पीरियड में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वहां के एडमिनिस्ट्रेटर बनाने चाहिए। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक सॉल्यूशन दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। फर्स्ट, नो ऑर्डिनेंस shall be promulgated by the administrator of a union territory except after obtaining instructions from the president when the legislature is not in session। मतलब यहाँ पे ऐसी यूनियन टेरिटरी की बात की गई है जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर हो। तो ऐसी दो ही यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो मतलब अगर लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है और वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको कोई ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करना है तो प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन पहले जरूरी है, ऐसा ही स्टेटमेंट में कहा गया है। सेकंड, द प्रेसिडेंट मे मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरी। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आंसर होगा बी, सेकंड ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकंड के अंदर यहाँ पे ये वर्ड लिखा गया है ऑल द यूनियन टेरिटरीज, ये सभी यूनियन टेरिटरी को एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे टोटल 5 यूनियन टेरिटरी है जहां पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी। तो ये 5 यूनियन टेरिटरी जो है वहां पे प्रेसिडेंट पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए रेगुलेशन जो है वो बना सकते हैं। सभी यूनियन टेरिटरी में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब रिसेंटली ये आर्टिकल जो है वो द हिंदू में था, इट
provides arguments in favor for set up a high court in पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के जो पीपल है उनके कंसर्न्स इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following statements is or are correct? Minimum age to contest election of Lok Sabha is the same as to contest election of Rajya Sabha। मतलब कि दोनों के अंदर इलेक्शन लड़ने की मिनिमम एज जो है वो सेम है। सेकंड, द रिटायरिंग मेंबर्स ऑफ राज्य सभा आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड रीअपॉइंटमेंट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब जो मेंबर रिटायर हो गए हैं उनको री इलेक्ट कर सकते हैं या फिर रीअपॉइंट कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर होगा बी, सेकंड ओनली। ठीक है, ये रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो फिर से इलेक्ट हो सकते हैं। ये मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया है वो गलत दिया गया है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के लिए मिनिमम एज चाहिए 25, राज्यसभा इलेक्शन के लिए मिनिमम एज है 30 इयर्स। तो दोनों के लिए सेम नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आंसर होगा बी, सेकंड ओनली। सो रिसेंटली राज्यसभा के इलेक्शंस हुए थे और 45 राज्यसभा मेंबर्स टुक ओथ रिसेंटली। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर विथ भूटान? भूटान के साथ कितने स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं? आंसर होगा 4। अब यहां पे आप मैप में देख सकते हैं, सबसे पहले है सिक्किम, फिर उसके बाद है वेस्ट बंगाल, फिर है आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। टोटल 4 स्टेट जो है वो भूटान के साथ बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। तो आंसर होगा बी, 4। अब भूटान एंड चाइना के बीच में जो अभी कंफ्लिक्ट चल रहा है, टेरिटोरियल कंफ्लिक्ट, चाइना जो है वो भूटान की कुछ टेरिटरी को क्लेम कर रहा है। एंड रिसेंटली चाइना ने एक एक्सचेंज प्रोग्राम भी भूटान को ऑफर किया था, टेरिटरी एक्सचेंज प्रोग्राम। तो इस वजह से ये भूटान एंड चाइना के रिलेशन जो है वो न्यूज में है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपके कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।